हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मैंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की सीरीज़ को शुरुआत की है। तो आज हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 रहेगा, जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट 1857 के जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं उनके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको। तो आज हम बताएंगे कि रिवॉल्ट ए फेल क्यों हुआ था दोस्तों। 1857 का जो रिवॉल्ट है, इसमें फेल होने के क्या कारण थे, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन जाए आपको उसका पता लग जाएगा दोस्तों। ओके। और ईपीएफओ के लिए हम लोगों ने फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। कंप्लीट फ्री कोर्स रहेगा ये, जहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, विथ 100% सिलेबस कवरेज दोस्तों। ओके, 100% सिलेबस कवरेज भी रहेगा और फ्री कोर्स रहेगा ये। और इसके अलावा भी जो मेन इंपॉर्टेंट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया, लेबर लॉस हो गए, ये हमारे जो दूसरे एजुकेटर हैं हर्ष जी, वो कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने ईपीएफओ की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो मेरा जो टॉपिक्स था, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। ओके, अभी हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड उम्मीद है कि आप जो है डेली मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं और रोज़ाना जो है अपडेट हो रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग जो है स्पीडी करंट अफेयर्स की बात करेंगे, और वो भी आने वाले 2-3 दिन में मैं उसके ऊपर भी लेक्चर्स बना दूंगा। और एडिटेरिया भी लाने वाला हूँ दोस्तों मैं, जहाँ पे हम लोग ईयरली एडिटेरिया आती है अप्रैल तक, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको भी हम कवर करेंगे। ओके, डोंट वरी, आगे बहुत बड़े प्लान्स है प्रॉक्सी ज्ञान के, आपको कंप्लीट फ्री कोर्स दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो जैसा मैंने कहा कि रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ था दोस्तों। सो द रिवॉल्ट रिमाइन कन्फाइंड टू ए स्मॉल पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे ना मास लोगों की मदद नहीं ली गई थी दोस्तों। जब गांधी जी जो है इंडिपेंडेंस लेके आए थे, तो उनका जो टारगेट था वो कॉमन पब्लिक थी। ठीक। तो जब गांधीयन मूवमेंट्स हुआ था, आपने देखा होगा गांधीयन मूवमेंट्स, जहाँ पे हम लोगों ने कई तरह के सत्याग्रह पढ़े दोस्तों। सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया। तो ये तमाम सत्याग्रह में आपने देखा होगा, इन्होंने जो है कॉमन पब्लिक को टारगेट किया था। मतलब जो मास पीपल होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, राइट, जो ज़मींदार्स होते हैं, उन सारे के दिलों में उन्होंने एक देशभक्ति को जगह रखी थी। उन लोगों ने इन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स किस तरह से हमको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो कॉमन पब्लिक तक कई सारे न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया गया, अवेयरनेस फैलाए गए, तो इसीलिए हमको इंडिपेंडेंस मिला दोस्तों। बट ये जो रिवोल्ट था ना, 1857 वाला रिवोल्ट, तो ये बहुत ही कन्फाइन था, मतलब सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही कन्फाइन था। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा एक लीडर साउथ इंडिया से लड़ रहा होगा। ओके, आपने सिर्फ ग्वालियर का नाम सुना है, कानपुर का नाम सुना है, ओके, दिल्ली का नाम सुना है, रुहेलखंड का नाम सुना है, अवध का नाम सुना है, बट कहीं आपने सुना है कि मद्रास का रीजन लड़ा है, या फिर तेलुगु के रीजन्स वाले लड़े हैं, या मैसूर रीजन लड़ा है उस टाइम पे। तो साउथ इंडिया जो था वो टोटली अनअफेक्टेड था दोस्तों, वहाँ पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। एंड उसके अलावा भी जो है सिख, मराठास, राजपूत, इन्होंने तो पार्टी नहीं लिया उस पर। तो उनके जो रूलिंग चीफ थे ईस्टर्न इंडिया के, उन्होंने तो असल हिस्सा ही नहीं लिया था रिवोल्ट का। एंड द लेबल जो रीडर्स थे वो लैक पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं था उनके पास, कोई आर्म्स नहीं थे उनके पास, राइट, कोई हथियार, प्रॉपर हथियार नहीं थे, प्रॉपर मिलिट्री नहीं थी। एंड नन ऑफ देम रियलाइज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉल ऑफ दिल्ली एंड टुक नो मेजर्स फॉर जॉइंट डिफेंस दोस्तों। ये बड़ा, सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है क्योंकि रिवॉल्ट फेल होने का, राइट। एंड स्ट्रैटेजी वाइज और टैक्टिक वाइज की बात करें तो ऑब्वियसली ये तो फॉरेन फोर्सेस हैं। ओके, सो ब्रिटिश फोर्सेस और फॉरेन फोर्सेस, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो फॉरेन कंट्री से आया करती थी। okay? तो फॉरेन कंट्री से आते थे, एंड दे वर फार सुपीरियर टू इंडियन रेबल्स एंड वर्क अंडर द ऑर्डर्स ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट इन इंडिया, विच वॉज बैक्ड बाई एम्पल रिसोर्सेज इन मैन। एंड ब्रिटिश एम्पायर के पास जो आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी दोस्तों। इनफैक्ट आपको पता है, इस रिवॉल्ट को रोकने के लिए खुद इंडियन के सिपाहीज को इस्तेमाल किए गए, क्योंकि वो भी मजबूरी में क्या करें, अभी उनकी भी ज़िंदगी थी, उन लोगों भी काम चाहिए था, राइट। सो इंडियन सिपाहीज हैव took place in this suppress करने के लिए रिवॉल्ट। देर वॉज नो सिंगल ग्रेट लीडर who would
फ्यूज द स्कैटर एलिमेंट्स इनटू कंसोलिडेट फोर्स ऑफ ग्रेट मोमेंटम दोस्तों। क्योंकि जब 1947 में जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था तो गांधी जी जो है एक ग्रेट लीडर की तरह रोल प्ले किए थे दोस्तों, सबको लेके चले थे साथ में, राइट। कॉमन पब्लिक को टारगेट किया था जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा। बट उस वक्त में कोई ग्रेट लीडर नहीं था, बहादुर शाह जफ़र थे, बट उनको ज़बरदस्ती बनाया गया था लीडर। एंड ही इज़ एट द एज ऑफ 80, कैन यू इमेजिन 80 साल की उम्र में वो क्या कर सकते हैं। And the activities of rebel leaders were also confined within the narrow limits of self-interest. Okay, the lack of interest shown by intellectual in the movement are also a serious drawback दोस्तों। कई लोगों को तो इंटरेस्ट ही नहीं मिला था इन। तो उसके बाद क्या हुआ आफ्टर माथ ऑफ द रिवॉल्ट। जैसे ही रिवॉल्ट ख़त्म हुआ, सप्रेस कर दिया गया, तो पहली चीज़ हुई दोस्तों क्वीन प्रोक्लेमेशन। जी हाँ, दिस वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट माना जाता है। और ये प्रोक्लेमेशन किसने रीड आउट किया था? लॉर्ड कैनिन ने, एट दरबार हेल्ड एट 1858 एट इलाहाबाद दोस्तों, याद रख लीजिए। बहुत सारे लोग दिल्ली दरबार के बारे में याद रख लेते हैं, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट दरबार लगाया गया था इलाहाबाद में 1858 में, नवंबर 1 में, जहाँ पे लॉर्ड कैनिन ने क्वीन प्रोक्लेमेशन को पढ़ा था दोस्तों। सो इस प्रोक्लेमेशन के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को रद्द कर दिया गया था, मतलब द रूल जो था उसका रद्द कर दिया, नॉट कंपनी, उनके जो रूल था रद्द कर दिया। एंड अजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली बाय द क्रोन। सो अंडर द प्रोक्लेमेशन लॉर्ड कैनिन जो है फर्स्ट वाइसरॉय और गवर्नर जनरल बने दोस्तों हमारे इंडिया के। सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए कौन है हमारे फर्स्ट वाइसरॉय और गवर्नर जनरल। इनका नाम है लॉर्ड कैनिन, इनका नाम है दोस्तों, ठीक है। और इस दरबार में जो इलाहाबाद में हुआ था, तो वहाँ पे 1858 में द प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन सेड दैट अनाउंस दैट द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ बीन एंडेड एंड द अजम्पशन जो होता है, जो भी कार्य किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो डायरेक्टली क्रोन संभालेगा अभी। So the proclamation also declared the end of era of further expansion of British Empire in India. It was promised non-interference in religious affairs of people. क्योंकि पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और एक रीज़न भी था रिवोल्ट का, कि ये लोग जो है ब्रिटिशर्स क्रिश्चियनिटी का प्रोपागेंडा लेके आए थे दोस्तों। ओके, सो दे आर फोर्सफुली कन्वर्टिंग दिस मुस्लिम्स हिंदूज इनटू क्रिश्चियनिटी। दूसरे रिलीजियस को कोई कल्चरल इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, कोई इज्जत नहीं दी जा रही थी, तो इसलिए पहला ये लाया गया कि कोई भी रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड ग्रांट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर एशियंट राइट्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। ओके, द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 was passed, which terminate the process commenced by Pitt's India Act 1784. Okay, so 1858 ended the dualism and control of Indian affairs and made Crown डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। ओके, सो 1858 के एक्ट आने की वजह से जो ड्यूअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी संभाल रही थी, ओके, ब्रिटिश क्राउन भी, तो इसलिए क्या किया इन्होंने, कम्प्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया एंड डायरेक्टली दे हैव टू अंडर ब्रिटिश इंडिया। ओके, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास करके दे हैव डायरेक्टली टेकन द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज आल्सो परस्यूड टुवर्ड्स द इंडियन पीपल दोस्तों। जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की was also pursued towards appeasement of Muslims was introduced with disaster consequences for Indian nationalism. The policy towards the princely states also changed radically and the states were treated as bulwark of the empire against future contingency. Okay? और ये जो एनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी, जो लॉर्ड डलहौजी जो किया करते थे बाय यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो कम्प्लीटली गिवन अप कर दिया गया एंड जो रूलर्स थे उनको अडॉप्ट करने की हक पूरा दे दिया गया था दोस्तों। पहले आपने देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई हो गया, या फिर जो दूसरे जो स्टेट्स थे, उन्होंने जो है अपने हायर्स को अगर अडॉप्ट करे तो उनका जो हक है वो छीन लिया जाता था, बट वहाँ से अभी हटा दिया गया। दे हैव गिवन फुल राइट्स टू अडॉप्ट देयर हायर्स, बट द स्टेटस ऑफ द रूलर्स वर रिड्यूस्ड टू प्रिविलेज सबऑर्डिनेट्स एंड डिपेंडेंट्स दोस्तों। ओके, बट रूलर्स को जो है कम्प्लीटली पावर नहीं दिया गया था, अभी भी उनके जो प्रिविलेज सबऑर्डिनेट्स थे उस लेवल में उनको रखा गया एंड दे आर डिपेंडेंट्स, मतलब इन लोगों को पेंशन में कर दिया गया था ना, तो ये लोग हमेशा ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड रहा करते थे दोस्तों। क्लियर? सो रिएक्शनरी एंड बैकवर्ड लिंकिंग एलिमेंट्स लाइक प्रिंसेस, जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स एंड मर्चेंट्स वर पैटर्नाइज्ड टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश दोस्तों। एंड जो जितने भी एलिमेंट्स थे, प्रिंसेस, जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट्स वर पैटर्नाइज्ड, उनको मोटिवेट किया गया टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड द रिवॉल्ट एंडेड द एरा ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड अशर्ड इन द एरा ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट किया। इट ओपन टू इंडिया ब्रिटिश मर्चेंट एंड कैपिटलिस्ट क्लास फॉर इंडिया फर्दर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन दोस्तों।
It opened India to the British merchant and capitalist class for India's further economic exploitation. Clear? दिस रिवॉल्ट लेफ्ट लेगेसी ऑफ रेशियल बिटरनेस दोस्तों, क्योंकि एंटायर इंडियन पीपल जो है दे आर डब्ड एज ए अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट एंड सब्जेक्ट टू इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन. ओके, उनके साथ व्यवहार जो है बहुत ही बुरा किया जाता था दोस्तों, एंड बहुत ही नीची निगाह से देखा जाता था. कंप्लीटली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ला दिया गया था दोस्तों इस रिवॉल्ट के बाद. द सेम मे बी सेड अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857. So whatever might have been its original character, it soon became the symbol of challenge to mighty British Empire in India and remained a shining star for the rise and growth of Indian national movement. Okay, तो जिस तरह से उन्होंने 1857 में हमारे सिपाही बहादुरी के साथ लड़ा था, ओके, एक एक रिमार्केबल मेमोरी बन गई थी दोस्तों, और वहाँ से हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए ग्रोथ होना शुरू हो चुका था. मतलब लोगों में हिम्मत आ गई थी. उससे पहले लोग डरा करते थे और उनके अंदर काम किया करते थे, बट जैसे ये रिवॉल्ट हुआ, ये चिंगारी जो सिलगी ना, तो उसके बाद से जो है हमारे जो आगे चल के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसका बेस बन गया है दोस्तों. उसके बाद कई सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आपने देखा होगा, तो लोग डरना बंद कर दिए थे ब्रिटिशर से. ओके, सो एक मेमोरेबल रिमार्केबल मेमोरी बन गई थी. एंड द लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सच एज रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, कुंवर सिंह, नाना साहब, ये नेशनल हीरोज़ हैं दोस्तों हमारे. इनको सलाम है मेरी तरफ से आज भी. एंड नेशनल फ्रीडम है, उनकी जो हीरोइक स्ट्रगल है वो बहुत ही आज भी कितने साल भी हो गए तो आज भी जो है स्कूल के सब्जेक्ट्स पर मेंशन किया गया. बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से लड़ा जाता है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, राइट. सो किस तरह से सप्रेस किया जाता है. अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो किसी से भी आप लड़ सकते हैं दोस्तों. सो दिस इज़ अबाउट द एंटायर एपिसोड ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857. ठीक है, एंटायर एपिसोड में आपके सामने बोला हूँ किस तरह से हम लोगों ने कॉजेस को पढ़ा, सप्रेशन किस तरह से किया, कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर थे, क्या क्या रिवॉल्ट हुआ, क्या क्या आफ्टर माथ क्या क्या थे, सब कुछ हमने पढ़ लिया दोस्तों. ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक है, ये कवर करके मैं स्टॉप कर दूंगा आज का लेक्चर. ट्राइबल मूवमेंट्स. ओके, जितने भी ट्राइबल और आदिवासी और जो थे ओरिजिनली इनहैबिटेंट्स ऑफ वास्ट ट्रैक्ट इन वेस्टर्न और सेंट्रल, सदर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री, तो वहाँ पे जो है ये लोग भी रिवॉल्ट करना शुरू किए थे दोस्तों, बिकॉज एंड उनकी जो जगहें थी, उनकी जो फॉरेस्ट एरिया था, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने. जी हाँ, सो देवर ए ग्रुप ऑफ पीपल बॉन्ड टुगेदर बाय ब्लड रिलेशनशिप, और इनके पास जो सोशल ऑर्गेनाइज थे फ्रॉम कैस्ट सोसाइटी, दे सब्सिस्टेड ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन कंबाइंड विथ हंटिंग एंड फिशिंग दोस्तों. जब से कॉलोनिज्म आया, ये कॉलोनिज्म आना शुरू किया, इन्होंने जो है इसको एक्सप्लॉइट करना कर दिया. एंड दे वर ऑफन रिड्यूस्ड बीइंग एग्रीकल्चर लेबर्स ऑन देयर ओन लैंड. उनकी खुद की ज़मीन में जो है वो एक लेबर की तरह काम करने लगे दोस्तों. ओके, उनकी खुद की ज़मीनों पे वो कूलियों की तरह काम करने लगे. माइंस में उनको काम करने लगाया गया था, प्लांटेशन में, फैक्ट्रीज में, मतलब एज ए लेबरर की तरह इनको ट्रीट किया गया था दोस्तों, जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं. तो तब से जो है उनके अंदर भी एक ज्वाला जाग उठी कि ये हम लोग भी जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे. सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट्स. पहला जो मेन इंपॉर्टेंट कॉज जो मुझे अच्छा लगता है कि जो प्रोवोक किया था, द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स इन इंडिया हैड एरोडेड द ट्राइबल ट्रेडिशन ऑफ जॉइंट ओनरशिप. जिस तरह से ट्राइबल के लोग आपस में मिलकर रहते थे, उनके जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, उनके जो लैंड सेटलमेंट्स थे दोस्तों, उनके जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था. और क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत आ चुके थे दोस्तों, क्योंकि इनको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं आप. ओके, बिकॉज इनको अगर आप कुछ पैसों की लालच दे देंगे, ओके, कुछ पोजीशन की लालच दे देंगे, दे कैन ईजिली कन्वर्ट. सो वहाँ पे द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी जो है बहुत ही मिक्स रिएक्शन क्रिएट कर रही थी. एंड द टाइटनिंग ऑफ गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट जोन, क्रिएशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट. ओके, कई फॉरेस्ट जोन में जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल था. ओके, और ये जो है कई सारे एरियाज़ को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया करते थे, जहाँ पे कोई आ नहीं सकता था और वहाँ पे कोई लाइवलीहुड भी नहीं करते थे दोस्तों, तो मजबूरन इनको खाली करके जाना पड़ता था. तो इसके वजह से क्या होता था, दे मोनोपोलाइज. गवर्नमेंट जो क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेस्ट पर अपना हक जमाती थी दोस्तों, ताकि वहाँ से कुछ माल निकाल पाए, जैसे टिम्बर हो गया ग्रेजिंग फैसिलिटी के लिए, ये सब कुछ इस्तेमाल किया जाए. तो उसके बीच जो है ट्राइबल्स को अनरेस्ट होना शुरू कर दिया, और उनकी जो इकॉनमी थी वो बहुत ही मार खाई थी उस टाइम पे. समझ रहे आप. तो ये सारे रीज़न्स है. पहला रीज़न अगर बात करें तो ब्रिटिश जो है जितने भी लैंड सेटलमेंट्स थे उसको एक्सप्लॉइट कर रही थी. क्रिश्चियन मिशनरीज जो है कन्वर्ट कर रहे थे रिलीजियस. थर्ड रीज़न जो है गवर्नमेंट जो है फॉरेस्ट एरियाज़ पे डायरेक्ट कंट्रोल किया करती थी. ओके, और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया बना दिया था दोस्तों. द ट्राइबल्स ऑल्सो रिसेंटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल लॉस विच दे कंसिडर एज इंट्रूजन इनटू देयर पर्सनल लाइफ दोस्तों.
And tribals are also greatly influenced by movements of internal religious and social reforms. Okay. So social culture रिफॉर्म में बहुत ही इंटरफेयर कर रहे थे लोग, उनके रिलीजियस कल्चर पे बहुत ही इंटरफेयर कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे हमको ट्राइबल मूवमेंट्स देखने को मिला है। आगे मैं आपको बताऊंगा, ये 3 फेजेस में हुए थे ट्राइबल मूवमेंट, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ में। तो एक एक फेज़ में हम डिटेलली पढ़ेंगे। बस एक इंट्रोडक्शन था, एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं कवर करना चाह रहा था रिवॉल्ट के साथ, 1857 जो रिवॉल्ट था उसके साथ। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ दोस्तों। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो नॉन फ्रंटियर ट्राइब्स के जो मूवमेंट्स थे उनके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।